आज हमें जो पढ़ाना है, हमने कल लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आज है लेक्चर नंबर 10। नाइन्थ लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था आपको? आपको बताया था जो 3 थ्योरी होती हैं, जो मेन थ्योरी थी। एक थी लैमार्कियन, हालांकि वो थ्योरी फेल हो गई, पर उसका एक चीज सक्सेस थी उसकी। वो क्या थी? द स्प्रेडिंग ऑफ द आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सेकंड थी डार्विनिज्म, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड है। और आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा अगर कोई थ्योरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वो यही थ्योरी है। जितनी भी डिस्कवरी है उनमें सब में। उसके बाद में तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी, इस थ्योरी से ये मालूम पड़ा था कि नेचुरल सिलेक्शन एक मेन ड्राइविंग फोर्स है फॉर दी इवोल्यूशन। अगर हम इवोल्यूशन को वो माने, एंड रिजल्ट माने, तो उसके लिए प्रोसेस कौन है? नेचुरल सिलेक्शन। अब आज बात आई समझ, जब कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है या रिजल्ट है, तो अगर हम इस पूरे वर्ल्ड को ये माने आज जो भी इवॉल्व हुआ है, वो सभी जो इवॉल्व हुआ है ये इवोल्यूशन का नतीजा है। तो इस इवोल्यूशन को लाया कौन है? इस इवोल्यूशन को, वो जो ड्राइविंग फोर्स है इस इवोल्यूशन को लाई है, वो है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। वो है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो इसकी सबसे बड़ी सक्सेस क्या थी? इसने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी। तीसरा कि ये नेचुरल सिलेक्शन किस पर काम किया? इस नेचुरल सिलेक्शन ने किस पर काम किया? वेरिएशंस पर। ये वेरिएशंस कहां से आए? ये वेरिएशन जब आए, एक नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में वेरिएशंस कहां से आए? क्योंकि ये वेरिएशन थी तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्लोली आगे प्रोसीड हुए हैं और नेचर ने इनको सिलेक्ट किया। डार्विन ने तो सिंपली ये कहा था कि जो यूजुअल वेरिएशन है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन अक्यूमुलेशन के साथ साथ आगे चलती चली गई है, और फाइनली वो जब अक्यूमुलेट हो गई तो जो पेरेंटल स्टॉक से वो डिपार्ट हो गए और नए अडेप्टेशन आए, उनकी फिटनेस आई और नया स्पीशीज बनके तैयार हो गया। अब इसमें सबसे मेन चीज थी कि ये जो अराइवल ऑफ वेरिएशन था, ये कैसे आए? सिलेक्शन तो ठीक है, वेरिएशन हुई है, ये जो वेरिएशन का काज कौन है? वो है म्यूटेशन। तो ये वेरिएशन का काज जो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन में है, उसका जो काज है वो कौन है? म्यूटेशन। तो ये किसने दिया था म्यूटेशन के बारे में? कंसेप्ट ऑफ म्यूटेशन ये दिया था जो डिग्री इन हिज थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी में। तो इनके बारे में बता दी। तो म्यूटेशन थ्योरी की सबसे जो सक्सेस पॉइंट था वो क्या था? म्यूटेशन को बताना। और वो म्यूटेशन ही है रीजन बिहाइंड द वेरिएशन, जिसको नेचर ने सिलेक्ट किया था। ठीक है ना? अगली बात समझ में? तो ये है और जो है, तो ये चीजें हैं। तो इसके बारे में अब हम आपको जो थोड़ा थोड़ा हर एक थ्योरी के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे। ठीक है? ओके बेटा। तो पहली थ्योरी कौन सी थी? लैमार्किज्म, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इक्वाइड कैरेक्टर्स। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इक्वाइड कैरेक्टर्स, जो कि आप जानते हो किसने दी थी थ्योरी? लैमार्क। एक और बात है, आज ये रिजेक्ट हो चुकी है, पर ये अपने पर्पज में एक में कामयाब रही, वो था स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ये जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने दी थी। फ्रेंच था ये, फ्रेंच जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, जिसने कब दी थी? 1809 में। इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे वो सुन लीजिए क्या थे मेन पॉइंट्स। मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा आपको। पहला क्या था? द इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ organism and their parts
टू इलोंगेट। जैसे कि कोई अंदर एक कोई वाइटल फोर्स है, यानी एक वाइटल फोर्स है अंदर ऑलरेडी, वो क्या कर रही है, वो एक इनहेरेंट पावर है, उस वाइटल फोर्स का इनहेरेंट कैपेबिलिटी आई है ऑर्गेनिज्म में कि वो अपने आप को और अपने बॉडी पार्ट को इलोंगेट कर सकते हैं। पर एक बात मैं आपको, इस वाइटल फोर्स के बारे में वो कभी भी कुछ भी नहीं बता पाया कि ऐसी कोई इनहेरेंट पावर होती है, क्यों होती वो नहीं था। दूसरा पॉइंट क्या है, there is need or desire, कोई नीड या जो डिजायर होती है किस लिए होती है, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। क्योंकि इन्वायरमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होता, जब स्टैटिक नहीं होता तो आदमी के अंदर कोई नई नई नीड पैदा होती है या नई नई डिजायर पैदा होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज नहीं करना, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल चेंजेस। आप चेंजेस भी ले सकते हो या कंडीशन ले सकते हो, उसके कारण नई नीड पैदा होती है। उस नई नीड के कारण क्या होता है, थर्ड फैक्टर, यूज एंड डिसयूज ऑफ सर्टेन organ characteristics। ऑर्गन्स को मैं ऑर्गन कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहता हूं, क्योंकि कई डिफरेंट काम करे जाते हैं तो फायदे को उसके। अच्छा, जब यूज एंड डिसयूज होगा तो इसका नतीजा क्या होगा, सर्टेन ऑर्गन्स बिकम वेस्टिजियल, जो यूज नहीं हुए, एंड सर्टेन बिकम बेटर इक्वाइप्ड, एंड सर्टेन बिकम बेटर इक्वाइप्ड। जो बेटर इक्वायर्ड होते हैं इन्हीं को इसमें बोला है इक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो बेटर हो गए हैं ना, उन्हीं को इसमें बोला है जो बेटर इक्वायर्ड हो गए, बेटर फॉर्म्ड हो गए। इक्वायर्ड मतलब बेटर फॉर्म्ड, जो बेटर फॉर्म्ड हो गए उन्हीं को इसने क्या बोला है, इक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कि आदमी ने अपनी लाइफ टाइम में जो इफर्ट्स किए उनका नतीजा उसने बेटर जो डेवलप्ड हैं, बेटर डेवलप्ड जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या बोला इसने, इक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बेटर डेवलप्ड को, बेटर फॉर्म्ड और बेटर डेवलप्ड को इक्वायर्ड कैरेक्टर। हाँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एक्सरसाइज करते हैं खूब सुबह शाम डेली, तो जो है ये डोले शोले बना लेते हैं। बहुत से लोग जो बहुत तेज भागते रहते हैं स्लिम बॉडी बना लेते हैं, बहुत से एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को फिट करने के लिए, स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो उसी मुताबिक बॉडी एडजस्ट हो जाती है। आगे बात समझ में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बस प्रॉब्लम कहां है, इसके चौथे पॉइंट में क्या, बस उसने क्या कर दिया, ये जो इक्वायर्ड किए हैं, इक्वायर्ड लाइफ टाइम, बस इसको उसने क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यहां है प्रॉब्लम, इनहेरिटेंस ऑफ इक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो कैरेक्टर हैं आगे चले जाएंगे। जब आगे चले जाएंगे तो एक टाइम आएगा जो प्रेजेंट डे की जगह बन जाएगा। ये जो पॉइंट था, ये चौथे वाला पॉइंट, ये हाईली कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। इस पर प्रॉब्लम थी लोगों को। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई आदमी अपनी कोशिश करके, मेहनत करके डॉक्टर बन जाते हैं, मियां बीवी दोनों, और उनके बच्चे बिना मेहनत कर डॉक्टर बन जाए।
कोई आदमी अपनी जो एफर्ट्स करके सब चीज करके पहलवान बन जाता है और आगे जाकर के उसके जो बच्चे जो है वो क्या बन जाए, पहलवान पैदा हो जाए बिना बात की, क्या पॉसिबल है? नहीं। मिल्खा सिंह आप जानते हो जिन्हें उड़न सिख कहते हैं, हिंदुस्तान में उनसे तेज कोई नहीं भागता था, वो सब एक कांस्य पदक से चूक गए थे बस, ब्रॉन्ज मेडल से, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड से। बहुत एथलीट थे जो है अपना जो स्प्रिंट रेस वगैरह में। उनके बेटे का नाम जानते हो? जीव मिल्खा सिंह, जो कि गोल्फर है, वो तो नहीं बना इसमें जो है भाग स्प्रिंटर वगैरह, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा होता तो वो भी बन जाता। तो आई समझ में, अगर ये लेमार्किज्म लागू होता या लेमार्किज्म की थ्योरी को मानते तो वो उसको बन जाना चाहिए था, सही है ना, इसलिए ये थ्योरी कैंसिल है। दूसरी बात इसने कहा यूज एंड डिसयूज से सब कुछ होता है, तो इसने जो है फेवर में कुछ अपने जो एग्जाम्पल दिए, जैसे फेवर में क्या दिए थे एग्जाम्पल दिए, उसने खुद दिए हैं एग्जाम्पल, अपनी बुक जो लिखी थी अपनी बुक में से एग्जाम्पल दिया 1809 में थ्योरी की। इसकी बुक का नाम था फिलोसोफिक जूलॉजी, क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच था ना, तो फ्रेंच भाषा में फिलोसोफिक जूलॉजी क्यों किताब बना, उसी में से इसने अपनी एक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड फैक्टर्स, तो इसी ने अपनी जो किताब में जो एग्जाम्पल दिए थे उन्हें एग्जाम्पल्स को बता, जैसे एक है इसमें लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्ब ऑफ जिराफ, webbed skin of feet of duck and other aquatic birds। तीसरा का जो डियर की स्पीड है, डियर स्पीड प्रेजेंट है। चौथा है लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक, ऐसे बहुत है यार ऐसे। इसने क्या कहा था, लॉन्ग नेक जिराफ ने कैसे अटेंड की, मैंने आपको ये बात लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई इसने जो एक्सपेक्ट किया था ये किया था कि जिनकी साइज पहले बहुत छोटा था और जो फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब जो नॉर्मल साइज के होते हैं और जो नेक का साइज होता है वो नॉर्मल साइज था, पर जिस प्लेन एरिया में ये रह रहे थे उस एरिया में पहले तो ग्रास वगैरह खूब थी, फिर उसके बाद में वहां घास हो गई कम और कंपटीशन हो गया बहुत भारी, तो जो फोरेज करने के लिए जो टाल ट्रीज थे वहां तक उनको अपना वो लीफ वगैरह से तोड़ने थे, पत्ते वगैरह जो हरी गोड्स होते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एफर्ट्स किया और पैरों को भी यूज किया और ये गर्दन को बढ़ाया। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये नहीं वो इसी गर्दन यही बढ़ा के रह गई, इसका मतलब क्या होगा, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मिलियंस तक होती रही और प्रेजेंट डे ये चीज एक्वायर्ड हो गई बाय द एफर्ट्स। एफर्ट्स क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंटल नीड थी, क्यों वो चीज नहीं थी, तो उन्होंने अपनी गर्दन को यूज किया बार बार और फोर लिम्ब को यूज किया। तो फोर लिम्ब कभी आप देखना जिराफ के बड़े होते हैं हाइंड लिम्ब के ऊपर, हाइंड लिम्ब छोटे होते हैं, फोर लिम्ब बड़े होते हैं। तो उसने ये बताया, उसने वेब स्किन कैसे बताया, आप देखिए कभी जो पक्षी होते हैं पानी के, उनकी ये स्किन इसके बीच में एक वेब जो होती है, ये फिट जो है बीच में अरे से, ताकि उसको स्टेबल रख सकें पानी के ऊपर, तैरने में आसानी रहे। तो उसने कहा उन्होंने अपनी जो है इनको जो फिंगर्स को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच बाद अपने आप पैदा हो गई जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसका ये कहानी थी। डियर क्योंकि हंटेड मोस्ट होता है जंगल में, सब पकड़ लेते हैं मारते हैं, तो उसने क्या कहा भाई डियर ने अपनी जो प्रेजेंट डे स्पीड कर ली, तो भाग के अब इनसे पूछो, डियर ने तो स्पीड की, और जो इसको पकड़ने वाला लायन चीता थे वो क्या अपनी ऐसी तैसी हरा रहे थे, वो भी तो भाग सकते थे इनको पकड़ने के लिए। बेकार की कहानी है। लॉस ऑफ लिम्ब इन स्नेक आप देखते यूं भागते हैं, वो कहते हैं उन्हें छिपने के लिए जगह चाहिए थी, तो क्रीविसेस में घुस गए, टनल्स में घुस गए, नालियों के भीतर घुस गए, तो उन्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ी। तो वो जनरेशन आफ्टर बॉडी कैसी पड़ी, इलॉन्गेटेड बॉडी की, इसलिए वो बॉडी तो ऐसी हो गई इलॉन्गेटेड, और ये यूज नहीं हुए लिम्स, तो वो जब यूज नहीं हुए, जो इसकी थोड़ी थी यूज एंड डिसयूज, तो वो डिसअपीयर हो। ये कहानी
इनका कहने का पर्पज ये था कि जो करेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं अपनी लाइफ टाइम में, जो आदमी जो बेटर डेवलप करता है अगली जनरेशन भेज देता है, और जिनको वो यूज नहीं करता है वो डिसअपियर हो जाता है। अब इनसे पूछो, हमेशा से इंसान की इच्छा रही है कि वो उड़े हवा में, तो क्या वो अगर रोज कोशिश कराए, एफर्ट्स कराए, रोज कोशिश कराए, यूं कराए, क्या वो उड़ना सीख जाएगा या विंग अपीयर हो जाएंगे? ये बात किसने की थी? ब्यूलियर ने। वो इसका बहुत बड़ा क्रिटिक था। एक और क्रिटिक हुआ इसका सबसे बड़ा, वो था अगस्त वीजमान, जर्मन। ये फ्रेंच था, जर्मन, अगस्त वीजमान। अगस्त वीजमान ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं दी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा। इस थ्योरी के मुताबिक बॉडी में दो प्रकार की प्रोटोप्लाज्म होती है। प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार की होती है, एक होती है सोमेटोप्लाज्म और दूसरी होती है जर्म प्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म का मतलब है जो प्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म हमारी सोमेटिक सेल में है, सोमेटिक सेल्स। जर्म सेल को छोड़ करके सारी जितनी होती है सोमेटिक सेल होती है। जर्म प्लाज्म किसमें होती है? जर्म प्लाज्म किसमें? जर्म सेल में। जर्म सेल से मतलब है जो गैमेट्स बनते हैं, यानी गैमेट्स में, गैमेट्स में। बाकी तो बॉडी में सिर्फ गैमेट को छोड़ के बाकी तो सोमेटोप्लाज्म होती है। तो उसने क्या कहा था, थ्योरी ऑफ इसने जो है अगस्त वीजमान ने, कि भैया इस जर्मन ने, अगस्त वीजमान जर्मन था, इसने क्या कहा था, उसने कहा भाई ऐसा होता है, बॉडी की प्रोटोप्लाज्म दो में डिवाइडेड, सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म। जब आदमी अपने लाइफ में एफर्ट्स करता है तो जितना जो बेटर अडेप्टेड ऑर्गन होना सब होना वो सब इसमें जाता है, सोमेटोप्लाज्म में, इसमें जाता है सोमेटिक सेल्स में। और जैसे ही इंडिविजुअल की डेथ होती है उसके साथ ही वो सोमेटोप्लाज्म भी फिनिश हो जाती है। आई बात समझ में? जो ये जन्म, क्योंकि जो कनेक्टिंग लिंक है पेरेंट्स का और ऑफस्प्रिंग का, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कनेक्शन है वो किसका है? जर्म प्लाज्म का। तो आप जानते हो ना, आज के प्रेजेंट जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के क्या हैं? जर्म प्लाज्म, जो गैमेट्स के थ्रू बने हैं ना, गैमेट्स दोनों यूनाइट हुए, जायगोट बना, उससे बच्चा बना। आगे बात समझ में? तो वो जो चेंजेज हैं, वो जो चेंजेज जो लाइफ टाइम में फर्स्ट किए थे वो जर्म प्लाज्म में नहीं जाते। जब वो जर्म प्लाज्म में नहीं जाएंगे तो उनके बच्चों में कैसे जाएंगे? अब पहलवान ने भी कोशिश की मसल बना ली, मरने के बाद वो तो सब कुछ उनकी मसल सोमेटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जर्म प्लाज्म में तो नहीं है ना, मर जाएगा, फिनिश। ये कहानी ऐसे है। तो उसने कहा, तो इस बात को प्रूव करने के लिए वास्तव में ऐसा होता है, दो प्रकार की बॉडी होती है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑफ द रैट या माउस। उसने क्या किया, उसने रैट एंड माउस का जो एक्सपेरिमेंट, कुछ जगह जो है माउस कहते हैं, कुछ लोग इसको रैट कहते हैं, तो मर्जी वो लिखो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट था कि उसने एक माइस को 22 जनरेशन तक उसने टेल काटी और देखा कि क्या कोई टेललेस रैट पैदा हुआ या नहीं हुआ। तो उसको कोई भी टेललेस रैट नहीं मिला। आपका कोई 22 जनरेशन क्या है? इसका मतलब मैं बताऊं 22 जनरेशन क्या है। जैसे उसने दो लिए चूहे, मेल एंड फीमेल, उनकी पहले एक्सपेरिमेंट करने, उनकी ब्रीडिंग करने से पहले टेल काट दी, फटाफट टेल काट दी। अब उनकी जो पैदाइश है मेल एंड फीमेल का, मेल गुणा में फीमेल, ये रैट है। अब इससे जनरेशन बनी F1, यानी वो मेल एंड फीमेल बनेंगे, मेल एंड फीमेल मेरे गुण में, फिर उनको ब्रीडिंग कराया मेल एंड फीमेल को। रिलेशनशिप जो होते हैं वो तो ह्यूमंस में होते हैं, चूहों में थोड़ी होते हैं। तो उसी जो पैदाइश से, इन पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग आए पहले वाले, उनकी उसने पहले टेल काटी मेल फीमेल, फिर उनको ब्रीड कराया। ऐसा उसने 22 जनरेशन तक किया। और उसने देखा क्या कभी 22 जनरेशन के बाद भी क्या किसी जनरेशन में टेललेस रैट पैदा हुआ? नहीं हुआ। तो उसने कि भैया फिर ये बताओ, इतने साल से जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करते आए, इतने साल से डिजायर हो गई, इन्वायरमेंट बदल दिया ना, वो कह रहा था ना इन्वायरमेंट नीड के मुताबिक। अगर उनकी टेल काट दी, उनको टेल की नीड नहीं, तो कभी तो ये कैरेक्टर ट्रांसमिट होना चाहिए, ट्रांसमिट नहीं हुआ। तो उसका काम उन्होंने बताया क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो टेल काटी गई थी वो सोमेटोप्लाज्म थी। आगे समझ में? और सोमेटोप्लाज्म अगली जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता। तो ये एक डेडली ब्लो था इस थ्योरी के लिए, जिस बात का डेडली ब्लो।
हालांकि कुछ फेवर में भी अच्छा, और सुनिए फेवर में ये कहता है कि चीज को यूज करोगे तो बड़ा अच्छा होगा। अब आप बताओ, आपने अपनी आंखें बहुत यूज की तो आंखें बहुत बड़ी बड़ी नहीं आना चाहिए, बजाय उसके क्या हो गया, चश्मा चढ़ गया। बताओ, आंखें वीक हुई है या स्ट्रांग हुई है? अगर यही बात इसी कंसेप्ट थी तो आंखें और अच्छी हो जानी चाहिए थी। बोरिंग ऑफ पिन्नाज एंड बोरिंग ऑफ द नोज, ये इंडियन रिलीजियस में लाइफ लॉन्ग बहुत टाइम से जनरेशन आफ्टर प्रैक्टिस है। ये हमारी सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन की पहचान है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो है ये संस्कार होता है, उसके कान छेदे जाते हैं या नाक छेदी जाती है ना। बोरिंग ऑफ पिन्ना एंड द नोज, ये इंडियन में तो बहुत ज्यादा है, लेडी के अंदर तो मैक्सिमम मिलेगा तो आपका जो नोज का जो। पर क्या कभी कोई ऐसा बेबी चाइल्ड, कोई ऐसा कोई बच्चा बोर्न हुआ जिसके कान छिदे हुए हो पहले से? नहीं हुआ ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल किए जा सकते हैं। सिलेंडर वेस्ट राशि बचने की यूरोपियन औरतें उनकी पहचान थी, पर जो नॉर्मल बेबी बोर्न होती है, नॉर्मल ये होती है वेस्ट जो, बहुत सारे चाइनीज का जो फिट को जो है कंट्रोल करने का, बहुत छोटा रखने का, वो टाइट शूज पहनते हैं आयरन के, तब भी ये पैर नॉर्मल छोटे हो जाना चाहिए बच्चे के बोर्न के प्रभु ही रहे, बहुत सारा। तो इसलिए मोरल वैसे थोड़ी रिजेक्ट हो गई। हाँ, पर कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पर सोमेटोप्लाज्म जर्मप्लाज्म में चेंज हो जाएगा, वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सोमेटोप्लाज्म जर्मप्लाज्म में चेंज हो जाता है डायरेक्टली, तो वहाँ ये करेक्टर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला कहाँ होता है, ये प्लांट्स में होता है। जैसे इसका मतलब क्या मैं बताऊँगा, उसका मतलब ये है, जैसे गुलाब का फूल है, उसमें जो लाल गुलाब आएगा और एक डंडी पे बाई चांस कौन से हैं व्हाइट फ्लावर, उस डंडी वाले को अगर आप ग्रो कर दोगे तो आगे सभी पे व्हाइट व्हाइट आएंगे। क्यों? डंडी वाला जो सेल था वो है तो सोमेटोप्लाज्म, पर क्योंकि आगे जाके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जर्मप्लाज्म बन देंगे, इसलिए ये कहा है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इसके फॉलोवर थे। जैसे एक था इसमें हैसलॉग, हैरिसन, मैकडुगल, मिस ऑयरच, निगेरी था वो बेटा, न्यूटन नहीं था, वो निगेरी था जिसने सेल मेम्ब्रेन टर्म फाइंड किया ना, वो न्यूटन नहीं था जिसको मैं कह रहा था फॉलोवर था इसमें। वो कौन था फॉलोवर? निगेरी था। तो मोरलेस यार ये थ्योरी पे जो है असट नहीं, आज कोई इस थ्योरी में उतना जब नहीं, इसलिए तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा नो बॉडी इन दिस कंजक्चर नो मोर, ऐसे लिखा हुआ है इसमें, है ना। इसलिए इस थ्योरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं दूंगा, क्या सक्सेस सकता है, ठीक है, ओके। बताने को तो बेटा इसमें मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ और 1.5 घंटा बोल सकता हूँ, सब एक कंसेप्ट फिर बताऊंगी। टीओ लेमार्किज्म हुआ था, तो थोड़ा सा रिवाइवल हुआ था ना, जो मॉडिफाई लोग फॉलोवर थे तो उन्होंने कहा नहीं पूरा करते नहीं, थोड़ी नहीं, उसको थोड़ा सा सही मानना पड़ेगा। बोला ठीक है भाई, जो मॉडिफाइड फॉर्म आ उसको कह दिया हमने, नियो वर्ड कर दिया इस्तेमाल। नियो का मतलब मॉडिफाइड फॉर्म, नियो लेमार्किज्म, यानी जो फॉलोवर थे उन्होंने इसमें कहा नहीं ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी देखा गया जो इन्वायरमेंट के इफेक्ट जो डायरेक्टली होते हैं ओवर द सोमेटिक सेल, कई बार देखा है कि इनडायरेक्टली होते हैं, यानी उस इंडिविजुअल पर फर्क नहीं पड़ता, पर ऑफस्प्रिंग नए नए पैदा हो जाते हैं। जैसे आप बताऊं, पोटैटो बीटर को अगर आप एक्सरे गामा रे से एक्सपोज कर दें तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, जहाँ उनमें म्यूटेशन के साथ होती है, क्योंकि एक्सरे वगैरह म्यूटेशन का होती है। तो वो कहते हैं बॉडी तो सोमेटिक थी, उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उसने किसको अफेक्ट किया, उस इन्वायरमेंट ने जर्मप्लाज्म को। इसमें मतलब हमेशा जर्मप्लाज्म इन्वायरमेंट इफेक्ट से अछूती नहीं होती, कोई सोचे के साथ उस पर कभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, अगर ये आपके सिलेबस में होता और ज़्यादा रहता हो तो मैं पूरा पढ़ाता रहता। टाइम की स्कार्सिटी में बिना बात की चीज़ों में नहीं जा रही, आपको बोझ पड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं यही फेस कर रहा हूँ। और दूसरी थ्योरी डार्विन थ्योरी, डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ये तो मैंने आपको बता दिया था। जो डार्विन का इंटरेस्ट नेचर में था, इसने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी थी, मेडिकल में इसके बाप ने इसका एडमिशन कराया था मेडिकल कॉलेज में, पर इसने छोड़ दी थी पढ़ाई, छोड़ करके ये अपना नेचर में इंटरेस्ट था। नेचर में इंटरेस्ट के कारण क्या हुआ था कि इसने अपनी तो
जब ये नेचर में टेस्ट था तो उसके बाद में क्या हुआ, इसको मौका मिला और ये 1831 में अनपेड नेचुरलिस्ट के रूप में, अनपेड नेचुरलिस्ट के रूप में एक जहाज जा रहा था, रॉयल जहाज, जिसका नाम था HMS बीगल। पहले क्या कहानी थी, क्या पूछते उस जहाज का नाम था, तो HMS बीगल, ईगल, टीगल ऐसे दिया करते थे बीच में, तो वो इसलिए नाम बताया मैंने, HMS बीगल नाम था उसका। उस जहाज में गया, ओरिजिनली जाना था 2 साल के लिए, पर 5 साल में लौट के आए। कई देशों की यात्रा की, पूरे में घूमा वो शिप, इक्वाडोर गया, पेरू गया, साउथ अमेरिका गया, पूरे जो ऑस्ट्रेलिया इस रीजन में घूमा, सब पूरे जगह घूम घाम के कहाँ पहुंचा, ये गैलापागो आइलैंड, गैलापागोज आइलैंड। ये कोई एक आइलैंड नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम बताया था, ये 22 आइलैंड है, जिसमें 15 मेजर हैं और 7 माइनर हैं, मतलब छोटे छोटे। यहीं पे अडैप्टिव रेडिएशन का पिक्चर देखा, यहीं पर उसने नए नए फ्योना और फ्लोरा देखे। उसने यहाँ पर जो है ये फ्योना देख करके, ब्लैक बर्ड, स्मॉल ब्लैक बर्ड देख के उसने कहा था, आई एम सीइंग द इवोल्यूशन टू अकरिंग हियर, मैं इवोल्यूशन को होते हुए देख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसलिए गैलापागो आइलैंड को कहा जाता है द लिविंग लेबोरेटरीज ऑफ इवोल्यूशन। और जब ये 1836 में लौट के आ गया, यानी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी दिसंबर में 31 में, और लौट के आए थे अक्टूबर में 1936 में, आ गया इंग्लैंड। उसके बाद इसने किया क्या, उसने अपने पेपर उठा करके सब चीजों को पढ़ता रहा, करता रहा। 1838 में, ये 36 नहीं है बेटा, क्योंकि तो हाँ 36 ही है, 36 1838 में 2 साल बाद एक पेपर पब्लिश हुआ था अबाउट पॉपुलेशन बाय माल्थस। उसके माल्थस के ऐसे से उसने क्या कहा था, ये इकोनॉमिस्ट था माल्थस, इसने 2-3 चीजें ऐसी कही जिससे डार्विन बड़ा इंप्रेस हुआ। वो क्या बात है कि इसने कहा भाई ऐसा है, जो फूड बढ़ता है वो तो बढ़ता है अर्थमेटिक फैशन में, एरिथमेटिक फैशन में, और जो पॉपुलेशन बढ़ती है यानी जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है जियोमेट्रिक फैशन में। जियोमेट्रिक का मतलब 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16, और अर्थमेटिक का 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5। तो उसने कहा भैया जब फूड तो जो है बहुत कम बढ़ेगा और जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो एक टाइम वो आएगा उस फूड को, उस रिसोर्स को यूटिलाइजेशन के लिए लोगों में कंपटीशन हो जाएगा। यानी फूड जब एक लिमिटिंग हो जाएगा तो मार्केटाई होगी या जो भी काम होगा उसमें से बहुत से लोग फैमाने मर जाएंगे या वैसे मर जाएंगे। तो इस चीज को देख करके ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड 1838। तो इसकी चीजों ने भी इसको हेल्प किया अपनी डार्विन थ्योरी बनाने में, डार्विन थ्योरी को प्रपोज करने में। ये सब लोग, ये सही फैक्टर इसको हेल्पफुल कर रहे थे। ये बहुत ही शाइन नेचर के थे, ये ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं थे, आपको बताऊं। तो उस समय क्या हुआ था, और उसी समय पर टाइम पे क्या था, वो जो था अल्फ्रेड रसल वेलेस, ये भी उनका था। ये कहां गया था, आर्किपेलागो, मलाया आर्किपेलागो, मलाया आर्किपेलागो। बहुत से कहते हैं मलाया आर्किपेलागो, क्यों उन्हें CH को ची बोलने ही बढ़िया लगता है। ये आइलैंड कहां है, मलेशिया और इंडोनेशिया में, मेनली इंडोनेशिया में आज मलाया। वहां इसने जो चीजें ऑब्जर्व करी वही चीजें इन्होंने ऑब्जर्व की। तो इस बंदे ने 1858 से पहले 58 में
इसने कुछ चीजें कही और उसी कॉन्क्लूजन में पहुंचा हुआ था कौन? डार्विन। तो डार्विन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार वो आदमी भी इसी कॉन्क्लूजन पहुंचा है जबकि वो वहां गया था और मैं इस नतीजे पहुंचा। तो इनके कॉमन फ्रेंड थे, मैं बताऊंगा। कॉमन फ्रेंड का मतलब जो था तो फ्रेंड डार्विन का ही, वो कौन था? लिल एंड हुकर। पूरा नाम है जोसेफ डाल्टन हुकर या हुकर एंड लिल। इन्होंने डार्विन को सलाह दी कि तुम दोनों जने अपनी ज्वाइंटली पब्लिश करो, रिसर्च वर्क करो ज्वाइंट। तो इन्होंने अपना दोनों ने मिलकर के 1859 में बिफोर लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में प्रेजेंट किया। और जब ये प्रेजेंट किया तो उस पर जो भी डिस्कशन की जिम्मेवारी थी वो दी किसे? एक तो हुकर को दी, एक और था ना हमारा हक्सले, यस, थॉमस हक्सले। तुम लोगों को थॉमस तो यहाँ भी थॉमस रॉबर्ट माल्थस है पूरा नाम उसका, ये थॉमस हक्सले। कुछ लोग कहते हैं थॉमस हक्सले साहब ने लिल था उसने भी सपोर्ट किया था, पर मेजरली ये हुकर और हक्सले। इन दोनों की जो भी कॉन्क्लूजन पहुंचे थे, ये रसल, वेलेस और डार्विन, उन्होंने प्रेजेंट किया, उन्होंने प्लीड किया, यानी गलत है या सही है जो प्रेजेंट कर रहे हैं। बिफोर द लीनियर सोसाइटी ऑफ लंदन, नाम था उसका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। एक्चुअली उस में इस नाम से नहीं था, ये तो कई भी नाम है, अलग अलग नाम थे, परंतु आज इसी नाम का बहुत बड़े लंबे नाम है। जैसे उसने कहा था कि जो है वेलेस ने कि डिपार्चर फ्रॉम दी वैरायटीज, और इस नाम से ऐसे ऐसे बोले थे, और कॉमन भाषा में जो बोल जाता ओरिजिन स्पीसीज का नेचुरल। तो ये कौन से समय दिया था ये मत भूलना बस आपको, क्योंकि एक बार जो है CPMT पूछा हुआ था कौन सी ईयर में, 1859 में, कि एक साल बाद फॉरेन देश में, क्योंकि जब उसने अपना कुछ किया ये जो आर्किपेलागो से लौटाया था ये अल्फ्रेड, पर उसमें डॉक्यूमेंटेड जो कहानी थी, क्योंकि आप ये देखिए 1836 में आ गया था जो बंदा, 36 में 1836, तो वो 20 साल से यही काम कर रहा था और मोर देन 20 ईयर्स, और एक आदमी अभी जल्दी जल्दी कॉन्फिडेंट हो जाता, तो इसके पास एम्पर टाइम था, तो इसके जो फैक्ट्स थे वो मोर फैक्चुअल थे या मोर रियल थे। किसके? डार्विन के। इसलिए बहुत से लोग इसको क्या कहते हैं, डार्विन थ्योरी, पर कुछ लोग इसको डार्विन एंड वेलेस थ्योरी भी कहते हैं, डार्विन एंड वेलेस थ्योरी। यानी वेलेस को जो क्रेडिट मिलना चाहिए था तब गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सचिन तेंदुलकर के टाइम पे द्रविड़ हिंदुस्तान के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे। लक्ष्मण भी थे, ऐसा नहीं, तो उनका नाम तब गया क्योंकि एक वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम मौजूद था सचिन तेंदुलकर, कोई का नहीं है। वेलेस का नाम तब गया थोड़ा सा। दूसरा बताऊं, इसलिए वेलेस को बहुत से लोग कोवर्कर और डार्विन भी कहते हैं, या पर ये दोनों कॉन्क्लूजन पे इंडिपेंडेंट पहुंचे थे, या फॉरगॉटन इवोल्यूशनिस्ट, फॉरगॉटन इवोल्यूशनिस्ट। फॉरगॉटन इसलिए उसकी कंट्रीब्यूशन को आप भूल गए, ऐसा ना, जैसे किसी आदमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो फिर भी लोग उसको याद न रखें,
वैसे भी लोगों को तो फैशन होता है कुछ टाइम बाद में हर चीज़ को होता है, इसलिए इनको इस नाम से ही बोलते हैं फॉरवर्ड क्वेश्चन। एक बार सिविल सर्विस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। और सुनिए, तो ये जो अपने जो कॉन्फिडेंस पहुंचे थे वो तुम आपको पहले बता चुका हूं कैसे था डार्विन का। जो डार्विनिज्म है या डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, इसी को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। ये जो थ्योरी है ये एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, इट इज बेस्ड ऑन certain observations। जो ये बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशन आर एक्चुअली फैक्चुअल। ये ऑब्जर्वेशन फैक्चुअल हैं। फैक्चुअल का मतलब होता है ये रियल है, कोई ऐसी नहीं हवाबाजी नहीं है। फैक्चुअल का मतलब है ये रियल है। ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में बिल्कुल यूं लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन दी सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर दी फैक्चुअल। तो मैं वो आपके सामने कुछ फैक्टर्स लिखूंगा और उस समय हम जो जिस इन्फ्लुएंस तक पहुंचेंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों, ओके। तो मैं यहां बताता हूं, तो वो देखिए आप नंबर 1, क्योंकि आपको ये बात बता चुका हूं, वो एक जो मार्क्स का जो ऐसे था और जनसंख्या कैसे बढ़ी उससे ही इंप्रेस था, तो इसलिए इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रैपिड मल्टीप्लिकेशन और ओवर रिप्रोडक्शन। पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन बहुत हो रही है। जब ओवर हो रही है तो क्या होगा उसमें, पर स्पेस और फूड क्या लिमिट है, बट लिमिटेड फूड एंड स्पेस। तो ये क्या है, फैक्टर्स, और ये इनका दोनों का नतीजा क्या है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या निकल के आया, जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे रैपिड मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा आपको मैं, जो साल्मन फिश होती है वो एक सीजन में 2.8 करोड़ अंडे दे देती है, और वो सभी अंडे से अगर सभी से फिश बन जाए और वो हर एक फिश सारे अंडे दे और सभी जीवित रहे, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कॉन्जिक्यूटिव 5 जनरेशन में पूरा पैसिफिक सी बन जाएगा। इसी प्रकार के जो है आप ये देखिए, एलिफेंट स्लो ब्रीडर है और 90 साल तक जीवित रह सकता है। वैसे तो 65 साल और 70 साल है, अच्छा। तो और वो 28 साल के बाद में वो कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के। तो आप समझिए वो सारे ऑफस्प्रिंग जिंदे रहें, उनसे बनते जाएं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो एक कपल एक पेयर ही मात्र बहुत सारे बना सकता है। तो इसमें सारे जिंदे नहीं रहेंगे, यानी वो एक स्टेबिलिटी हो जाएगी, उस जनसंख्या में एक स्टेबिलिटी आनी है। स्टेबिलिटी कैसे आनी है, तो लिमिटेड फूड एंड स्पेस के कारण। तो लिमिटेड फूड एंड स्पेस के कारण क्या होगा उनमें, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो इन्फ्लुएंस क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो उनमें स्ट्रगल होगा। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन या ओवर रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, और लिमिटेड फूड एंड स्पेस है, तो नतीजा क्या आ रहा है इसका, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अच्छा, अब तीसरा देखिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और फोर्थ है वेरिएशंस। नतीजा है नेचुरल सिलेक्शन। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डार्विन ने क्या कहा, उसने कहा जब जब स्ट्रगल हो रहा है तो उस स्ट्रगल में
जिनके पास वेरिएशंस होंगी उस स्ट्रगल में बहुत सारे मर जाएंगे, सॉर्टिंग आउट है तो उसमें बहुत सारे मरेंगे, कुछ बचेंगे। बचेंगे कौन से? जिनके पास यूजफुल वेरिएशंस होंगे, यूजफुल वेरिएशंस। तो उन यूजफुल वेरिएशंस के कंडीशन वालों को वो क्या कर लेगा? नेचर सिलेक्ट कर लेगा, यानी सॉर्टिंग आउट ऑफ द इंडिविजुअल्स बाय द नेचर इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। यानी जो ये फैसला कर रहा है कौन बचेगा उस स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस में, वो बचेगा जिसके पास यूजफुल वेरिएशंस होंगी। तो मैं चाहे तो आप इसको जो है वेरिएशन लिखो, या आप चाहो तो आपको वर्ड नहीं पसंद तो यूजफुल वेरिएशन लिखो। वैसे ही आप जानते हो नो टू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक केस, दे डिफर इन वन और मोर कैरेक्टर इवन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट। This difference is known as variation, and variations are the raw material for evolution, है ना? तो वो जो यूजफुल यानी स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस में जीवित कौन से रहेंगे? जिनके पास यूजफुल वेरिएशंस होंगे। वो यूजफुल वेरिएशंस क्या हो? ज्यादा ताकतवर हों, यानी दूसरों को मार भगा के भेज दें। तो उस समय में उनको जो यूजफुल वेरिएशन वालों को कौन सेलेक्ट कर लेगा? नेचुरल सिलेक्शन। किसी को नाम दिया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फ्यू जो बचे हैं, फ्यू जो सर्वाइव किए हैं किस पे? अदर्स पे। अदर क्या हुए? विक्ड आउट, और फ्यू सर्वाइव हुए। वो जो सर्वाइव हुए उस स्ट्रगल ऑफ एक्जिस्टेंस उसको सिलेक्ट नेचर ने किया है। जब नेचर ने सिलेक्ट किया तो उस सिलेक्शन को क्या बोला है? नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब देखिए जो स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस होता है वो कई प्रकार का होता है, या कंपटीशन, यानी स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस जो कई प्रकार का कंपटीशन होता है। एक कंपटीशन होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, और एक होता है स्ट्रगल अगेंस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन। तीन प्रकार का हो गया, यानी जो स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस होता है या कंपटीशन तीन प्रकार। एक है इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक को कहते हैं बहुत बड़ा तीन होता है, जैसे किसी मांस के टुकड़े के लिए दो डॉग के बीच में स्ट्रगल, डॉग के बीच में सेम इंटरस्पेसिफिक। एक होता है इंटरस्पेसिफिक, जैसे कुत्ता भागा बिल्ली के पीछे और बिल्ली भागी चूहे के पीछे किसी चीज के लिए, तो वो कौन सा है? इंटरस्पेसिफिक। एक होता है अगेंस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन। एक्चुअली में ये जो स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस जैसे टेम्परेचर, फ्लड, ह्यूमिडिटी, लाइट, ये सब आते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन। बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाए तो मेनली वो जो स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस है, ये पहले दो वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है वो स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस का मतलब अगेंस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो माहौल बदलता है। आपने देख लिया होगा कि जो सीजनल कंडीशन आती है रेनी सीजन में, ये तिल चिट्टे टाइप के जो है ये बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, है ना? इंसेक्ट जो है एकदम जैसी फ्लोरिश करते हैं, और जैसे वो चली जाती है क्रश आउट, है ना? तो वो चीज है। तो ये मैंने बताया इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक, ठीक है बच्चों? तो मेनली होता किसके? अगेंस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या? चौथे के बाद पांचवा क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। छठा नेचुरल सिलेक्शन एंड ये जो यूजुअल वेरिएशन की क्या होगी? इनहेरिटेंस। नेचुरल सिलेक्शन एंड inheritance of useful variations। जब ये नेचुरल सिलेक्शन एंड इनहेरिटेंस ऑफ यूजुअल वेरिएशन होती रहेगी तो उसका नतीजा क्या होगा? अडैप्टेशन। क्या होगा? अडैप्टेशन। और अडैप्टेशन लीड टू
द एंड स्पेसीज मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, अडेप्टेशन कह दिए या न्यू स्पीसीज कह दिए, न्यू स्पेसिएशन, आप एक ही बात है। मैं बताऊंगा ये क्यों मैं कह रहा, एक ही बात कह रहा हूँ, हालांकि बता दूंगा आपको इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, नेचर ने जिनको सिलेक्ट किया है, जब तो यूजुअल वेरिएशन के साथ किया है, अब वो वेरिएशन जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास आउट होनी चाहिए, वही तो है पीसफुल कंडीशन से। तो वो जो वेरिएशन है उनकी क्या हो रही है, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी हो रही है, उनकी इनहेरिटेंस हो रही है। जब इनहेरिटेंस हो रही है तो नई चीजें अक्यूमुलेट होते होते चलते जाते क्या हुआ, एक नया किस्म का वो इंडिविजुअल वहां अडेप्ट हो गया या नया किस्म का इंडिविजुअल बन गया, जिसे कहा न्यू स्पीसीज। तो उसको क्या कह दिया, स्पेसिएशन। तो कई किताबों में यहाँ पे इनहेरिटेंस के बाद में न्यू स्पेसिएशन भी लिखा रहता है, कईयों में अडेप्टेशन लिखा रहता है, कईयों में अडेप्टेशन के बाद में स्पेसिएशन लिखा रहता है। तो मैं जो आपको बात बता रहा हूं स्पेसिएशन, तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं होना, ऐसी कंडीशन में आप क्या कह सकते हो, अडेप्टेशन में बंद हो गया, अच्छी बात है, पर आप क्या कह सकते हो, अडेप्टेशन के बाद में जो कोई नया जनरेशन आफ्टर जनरेशन अक्यूमुलेट होती रहेगी चेंजिंग एनवायरनमेंट में, तो उसके मुताबिक वो क्या हो जाएगा, अडेप्ट। जब अडेप्ट हो जाएगी, जब आप सकल सूरत देखेंगे तो वो पेरेंटल से बिल्कुल डिफर होगा। जब पेरेंटल से डिफर होगा तो उसी को क्या कह देंगे, नई वैरायटी, या उसी को क्या कह देंगे, स्पीसीज। आगे बात समझ में, इसलिए हमने कहा अडेप्टेशन लीड टू द फिटनेस। लिखो आप, अडेप्टेशन लीड टू द, यानी इट लीड टू द इंडिविजुअल टू फिट इनफ adaptation lead to the individual to fit enough in such environment। तो फिटनेस इज द, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिटनेस है, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन। यानी अडेप्टेशन जब पूरी मानी जाएगी जब वो इंडिविजुअल फिट हो जाए उस माहौल में, अडेप्टेशन स्टार्ट होगा। अडेप्टेशन का क्या होता है, जेनेटिक बेसिस। जेनेटिक बेसिस, जेनेटिक बेसिस का मतलब क्या है कि ये अडेप्टेशन जीन में होती है और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती जाती है। तो इसमें जेनेटिक बेसिस के कारण क्या होता है, पॉपुलेशन इवॉल्व करती हैं, इवॉल्व इनटू द न्यू स्पीसीज। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशंस पैदा होती हैं, जो कि रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन है। अब वो एक जनरेशन आफ्टर दूसरी जनरेशन में जाएंगी तो वो स्लोली जाएंगी। उनको कौन सिलेक्ट कर रहा है, नई वेरिएशन को, यूजुअल वेरिएशन को, नेचर। तो नेचर एक ड्राइविंग फोर्स है जो काम कर रहा है किस पे, वेरिएशंस पे या म्यूटेशंस पे। कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन, ड्राइविंग फोर्स। उस वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन नई चीजें फैलती जा रही हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और फिर फाइनली क्या हुआ, वो इंडिविजुअल उस माहौल में अडेप्टेड हो गया, चेंज हुआ। जब वो अडेप्ट हुआ तो देखा तो वो तो पुराने वाले से बिल्कुल बदल रहा था। जब बदल रहा था तो उसमें नया जीनोटाइप पैदा हो गया जो पेरेंटल रहा ही नहीं है। तो जो नया हो गया उसमें कई कैरेक्टरिस्टिक आ गई, नहीं तो हम क्या कहते हैं उससे डिपार्ट हो गया नहीं, तो वो क्या हो गया, नया स्पीसीज। इसका मतलब वहां पर जो अडेप्टेंस हुआ है वो इंडिविजुअल उस माहौल में फिट है ना, वो पॉपुलेशन अब उस माहौल में फिट हो गई है ना। तो फिटनेस क्या है, एंड रिजल्ट ऑफ द अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में तीन प्रक्रिया होती हैं,
एक तो स्ट्रक्चरली या मार्फोलॉजिकली चेंजेज हो, उस माहौल में एडजस्ट करें। एक बिहेवियरली, बिहेवियर के मुताबिक उसी हिसाब से आदमी जाएंगे कि बारिश पड़ रही क्या हो रहा है, उसमें उसी प्रकार का अपना बिहेवियर बनाए। तीसरा फिजियोलॉजिकली अंदर भी रहे, और साथ में उसका जेनेटिक बेसिस होना चाहिए जो भी चेंज आया, यानी जेनेटिक बेसिस का मतलब ये नहीं उसी एक रीजन में आके रह जाए, आगे न जाए। अगर वो आगे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हुआ तो बेकार, तो अगली जनरेशन में जाएगा, फिर वहां जो चेंज होंगे उस जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन वो आगे जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम में दिखाया था आपको कि जो 10% पेरेंटल में जो चेंज आया था, अगली जनरेशन में उन्होंने रिप्रोडक्टिव डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन से नेक्स्ट जनरेशन में 25% हुआ था, 50% हुआ था, 75% हुआ था, 90% हुआ। ये मैंने कल लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको। तो वो जो है चेंजिंग आगे को बढ़ता जाएगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और फाइनली वो अडेप्ट हो जाएगा। अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि वो इंडिविजुअल जो अडेप्टेशन कंप्लीट हो गई, तो नाउ इंडिविजुअल इज कंप्लीटली फिट इनफ इन सच ए एनवायरनमेंट। तो अडेप्टेशन पूरी होने का मतलब फिटनेस अचीव हो गई, तो यानी अडेप्टेशन के बाद ही तो फिटनेस अचीव हुई है, और जो फिटनेस हो गई और उसी से अगर देगी तो पहले से अलग पूरा तो है। अब इसकी अगेंस्ट भी है, उसके फेवर में भी है। सबसे बड़ी बात क्या है इसकी, मैं बताऊंगा। फेवर में क्या है, उसने ये कहा था नेचर सिलेक्ट करता है और नई वैरायटी बनती है। भैया आप देखो, आपने देखा नहीं है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। फेवर फॉर दिस थ्योरी अगेंस्ट दिस थ्योरी। मैं फेवर की बात कर रहा हूं, पहले है आर्टिफिशियल सिलेक्शन अगेंस्ट एंड बिठाता हूं यार, पहले इसको अच्छे ढंग से पढ़ा। आप लोग आप जो है जल्दबाजी में क्या कर रहे हो, आप कोई बात नहीं, एक लेक्चर और फालतू बन जाएगा। फेवर में जो एविडेंस है, फेवर पहले है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आप देखिए डॉग की कई नहीं वैरायटी, खुद डार्विन ने रॉक पिजन जो वैरायटी थी उससे दुनिया भर के डिफरेंट काइंड के वो बनाए पिजन। इतने कम टाइम जब एक आदमी अच्छा आपने देखा है ब्रासिका होती है यानी मस्टर्ड और इरेशिया। ह्यूमन ने क्या किया, इस ब्रासिका से कई वैरायटी बना दी, कलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकेली, इसी से और कौन सा, ये पुरानी एनसीईआरटी में है ये सारे, ब्रोकेली, कलहारी, कालराबी, कालराबी स्पेलिंग थोड़ी कंफ्यूज होती है, KHLRAB कालराबी, ऐसे ही हो रहा है। ब्रोकेली ये हो गई, कलीफ्लावर, कैबेज, कालराबी, और भी है बहुत सारे। किसी में पत्ते बहुत ज्यादा है, किसी में जो है डंडी ज्यादा है, किसी में फ्लावर ज्यादा है। तो इस प्रकार की कई बनी, एक से ही बनेगी, बनी है। तो ये किसमें आती है, ये सब क्या है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल जब आप एक नए स्पीशीज बना सकते हो इतने कम टाइम में, ह्यूमन बना सकता है। तो आप सोचिए नेचर जिसके पास एम्पल रिसोर्सेज या वास्ट रिसोर्सेज और एम्पल टाइम है, तो इतने टाइम में वो नए स्पीशीज नहीं बना सकता क्या? लॉजिक है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन हुआ है क्या? तो नेचुरल सिलेक्शन से नए स्पीशीज बन सकते हैं, ये बात है। तो ये बात होगी। दूसरा आप देखिए मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन। यानी जो ऑब्जेक्ट से अपने आप को छुपा लेते हैं, क्रिकेट है, फ्रॉग है, फाइलम इंसेक्ट है, ये सभी उस माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। क्या ये एक दिन में पैदा पॉसिबल है? कहाँ एक एनिमल, कहाँ एक इंसेक्ट उस माहौल में अपने को एडजस्ट कर रहा है, ये ग्रेजुअली पैदा हुआ होगा ना, ये बात। तीसरा पोजीशन ऑफ द नेक्ट्रीज इन द फ्लावर।
and length of the proboscis of insect which pollinate them. आप जानते हो एंटोमोफिली 80% जितना है वो एंटोमोफिली है, बैठते हैं उसको पोलिनेट करते हैं फ्लावर को, जिसको हम को इवोल्यूशन कहते हैं, जिसको हम को इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो वो ये बताओ जो फ्लावर के नीचे नेक्टरीज है, नेक्टर जहां से नेक्टर करना है, उनकी जो चोंच वो जो प्रोबोसिस है आपकी तो बड़ी नहीं है, वो उसमें बैठे हो वहीं तक एग्जैक्टली वहीं तक पहुंचती है। क्या ऐसे हुआ था कि वो गए और जाके वहां तक बढ़ा नहीं होना? ये भाई ग्रेजुअल हुआ होगा, ये एक दिन में तो कोई हुआ नहीं, बहुत ही स्लो बड़े आराम से हुआ होगा। जब कहते हैं ये इवोल्यूशन कैसा है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, एक दिन में नहीं पैदा हुआ होगा। अभी बात समझ में, ये है वो कहानी, ये भी फेवर करता है, ये चीजें इसको फेवर करती है। ऐसे हो रहा है। अगेंस्ट है वो क्या है बताओ? अगेंस्ट सबसे बड़ी बात क्या है, इस डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसने कहीं भी अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बताया। कहने का मतलब इसने कहा यूजफुल वेरिएशन आगे ट्रांसमिट हो जाएंगे, पर इसने ये नहीं बताया क्योंकि वेरिएशन ही तो जिम्मेवार थी, यूजफुल वेरिएशन उसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट करने में, पर उनका ये बताया वो आई कहां से, अराइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस। क्योंकि जो वेरिएशंस होती हैं वही तो रॉ मटेरियल इवोल्यूशन जिन पर इवोल्यूशन ऑपरेट करता है, उसका ओरिजिन तो नहीं बताया, उसका उसने इनहेरिटेंस तो बताया, तो आई कहां से ये नहीं बताया। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा मैं बताऊंगा आपको, डार्विन ने अपनी खुद किताब में एक वर्ड इस्तेमाल किया था, स्पोर्ट्स। ये किसके लिए किया था? म्यूटेशन के लिए। या वो कौन सी म्यूटेशन थी? वो लार्ज म्यूटेशन थी। कौन सी थी? लार्ज म्यूटेशन। और लार्ज म्यूटेशन को उसने क्या नाम दिया था? स्पोर्ट्स, जिसको आप एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन भी कह सकते हो। उसने इनको कोई इंपोर्टेंस नहीं दी, उसने कहा इनका जो इवोल्यूशनरी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। लार्ज म्यूटेशन का या स्पोर्ट्स का या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कोई भी क्या नहीं होता, इंपोर्टेंस इन द इवोल्यूशन। उसने जो इंपोर्टेंस दी वो दी स्मॉल वेरिएशन। स्मॉल वेरिएशन उसने इंपोर्टेंस स्मॉल वेरिएशन कैसी होती है? जो मीन से पेंडुलम की तरफ घूमती है। जैसे एक मीन बीच में कोई मीन है वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, उसके इधर घूमे इधर घूमे थोड़ा थोड़ा। जैसे आपको जैसे एक हाइट है, हाइट जैसे आप ह्यूमन की हाइट कौन सी है? कंटिन्यूअस है ना रेंज में, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब कंटिन्यूअस है। और एक मीन मान लिया हमने जो 5 फुट 6 इंच है, तो 5 6 के बाद में यहाँ 7 घूमेगी, यहाँ 5 जो है 5 घूमेगी जनरली, इतने पर या 2 3 इधर इधर हल्का फुल्का घूमे। हम एक दूसरे से डिफर करते हैं, किसमें करते हैं हम? माइनर डिफरेंसेस। उन माइनर डिफरेंसेस को इसने नाम दिया था स्मॉल वेरिएशन। स्मॉल वेरिएशन तो इसने जो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस किसको प्रोवाइड करी? स्मॉल वेरिएशंस को। किसको प्रोवाइड नहीं करी? लार्ज वेरिएशंस को। लार्ज वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो इसने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को कोई इंपोर्टेंस ही नहीं दी इवोल्यूशन में। ये इनकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी। इस डिसकंटिन्यूअस जो वेरिएशन है इन्हीं को नाम बोला जाएगा म्यूटेशन। किसके द्वारा? हुजो डिग्री के द्वारा। हाँ एक बात मत भूलना, डार्विन ने वर्ड यूज किया था वेरिएशन वर्ड, ये मत भूलना। उसके यहां वेरिएशन है वर्ड और इसके यहां क्या है यूज? म्यूटेशन थ्योरी में जो उसने किया था हुजो डिग्री ने वर्ड है म्यूटेशन। आगे सुनिए, वेरिएशन एक स्मॉल होती है, एक वेरिएशन लार्ज होती है, तो इसने स्मॉल वेरिएशन को इंपोर्टेंस दी। तो इसलिए जो इवोल्यूशन है किसका? डार्विन का, वो कैसा है? वो स्लो है, ग्रेजुअल है, डायरेक्शनल है। और वेरिएशन कैसी है? स्मॉल है, डायरेक्शनल है। जबकि उसका जो है
हुजो डिग्रीज का सडन है अपीयरेंस हो रही है, सडन म्यूटेशन, सडन लार्ज, है ना। और कैसी है? डायरेक्शनलेस, उनकी डायरेक्शन नहीं है, वो किसी तरह फ्लक्चुएट कर सकती है, एक्सट्रीम है, एकदम से डिफरेंट बना देंगे, ये अंतर है। इसलिए उसका जो इवोल्यूशन होगा वो वन सिंगल स्टेप में होगा, जिसे नाम दिया था साल्टेशन। जो डिवीजन है इवोल्यूशन उसका फास्ट होगा, करेंगे कभी, फिलहाल बता रहा हूं। कमजोरी थी, ठीक है ना, ओके। एक तो ये थी, दूसरी क्या थी? ये तो मेन पॉइंट था। दूसरा क्या था? इसमें सिलेक्शन ऑफ द ओवर specialized organs in many animals like tusk in elephant and antlers in deer, the statement। आप उन्हें झाड़ी में फंस जाते हैं, बेचारे को पकड़ा देते हैं, आप उसको जो है कोई पीछे कोई लायन भाग रहा हो, टाइगर भाग रहा हो, पकड़ा जाता है। एलिफेंट को खाने में डिलीक्टिव हैबिट में टस अड़ जाते हैं। तो इसने अपनी थ्योरी को सही करने के लिए उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है यार, ये तो उसको बड़ा पैदा करते हैं, जब ये यूजफुल नहीं है, ये कोई यूजफुल मेडिसिन थोड़ी है, हट जानी चाहिए थी। तो इसको उसने जस्टिफाई करने के लिए इसने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन किसने? डार्विन ने। एक थ्योरी और दी थी सेक्सुअल, उसने कहा था भाई ये इसलिए परक्यूचेटेड है क्योंकि जिनके टस्क होते हैं फीमेल उनको सिलेक्ट करती है मेटिंग के लिए। सिर्फ एक नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, सेक्सुअल सिलेक्शन भी होता है। उसने कहा जिनके एंटलर बड़े बड़े होते हैं वो देखने में बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं, इसलिए फीमेल ऐसे डियर को सिलेक्ट करती है जिनके एंटलर बड़े बड़े हैं, 12 सिंगा और फैल रहे। ये कोई किसी आदमी को कोई चीज फेल हो रही है तो बताना पड़ता है। अच्छा ये तो चलो बता दिया इसने, अब इनसे कुछ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वगैरह तो खत्म हो जानी चाहिए थी, कोई नहीं है तो वो क्यों परक्यूचेट कर रहे हैं? ऐसे इसमें डायरेक्ट में एक और दी थी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस ये भी रिजेक्ट आउट हो चुकी है क्योंकि ये जेनेटिक्स के प्रिंसिपल के कॉन्ट्रेरी है। इसको मुझे बताना नहीं, थ्योरी तुम्हारे लिख चुकी है पैनजेनेसिस। तो तीन थी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, दूसरी थी सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी और एक थी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस डार्विन के द्वारा दी गई, दूसरी डार्विन द्वारा दी हुई तीसरी। तो इसके फेवर भी है और इसके अगेंस्ट भी। एक होता है नियो डार्विनिज्म, क्योंकि इसके बहुत सारे सपोर्टर्स थे। एक तो वही था हक्सली था सपोर्टर, बेटा तुमने देख लिया। एक कौन सा था जो डाल्टन, वो सॉरी क्या नाम था उसका, हुकर, लिल, जिसके दोस्त थे, ये सब वेरेज तो था ही में देने वाला भी, साथ में देने वाला, ये सब लोग थे, ये सब फॉलोवर थे। उन्होंने एक्सप्लेन करके इसको सपोर्ट किया, थ्योरी को बताया कि ये सही कह रहा है। बाद में इसमें जो थ्योरी में मॉडिफिकेशन सामने, बाद में एफ ए फिशर उसका भी रोल रहा है, सीवेल राइट का भी आएगा रोल, तुम सबका। तो नियो डार्विनिज्म आज जो जिसे हम कहते हैं नियो डार्विनिज्म, वो नियो डार्विनिज्म नहीं है जो स्टार्टिंग वाला था। आज हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इन साइंटिस्ट के अलावा फिशर का भी रोल होगा, सीवेल राइट का भी होगा, टी डॉब्जन्सकाई का भी होगा, इसमें स्टीवेंस का भी होगा, हुकर का भी होगा, सभी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के सारे मिलेंगे। वो आगे बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल अब जो बताते हैं वो आपको। और नेक्स्ट थ्योरी आएगी म्यूटेशन थ्योरी, अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में।